हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेट की प्रिपरेशन। नेट के जो यूनिट 5 है वो हम स्टार्ट करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि 10 से 20 दिन के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लें। तो यूनिट 5 हमारी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, अगर आप इसे खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गिलबर्ट की बुक से इसे प्रिपेयर करें। डेवलपमेंट बायोलॉजी की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि जैसे ही जाइगोट बनता है, ओवम से स्पर्म ने फ्यूज़ किया और जो फर्स्ट सेल जाइगोट बनी, जाइगोट बनने से लेके डेथ तक पूरा जो टाइम पीरियड होता है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंडर आता है। वो एक डेवलपमेंट है। जैसे जाइगोट से लार्वा बना, लार्वा से अडल्ट बना, अडल्ट से फिर पूरा सरवाइव करने के बाद ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ हुई। ये जो सीरीज़ है प्रोग्रेसिव चेंजेस की, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। कि जो लार्वा है वो डेवलप होके अडल्ट में कन्वर्ट होगा, जाइगोट है उससे डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है, लार्वा बनता है। देन अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक प्रोग्रेसिव सीरीज़ ऑफ चेंजेस होते हैं जिसे हम डेवलपमेंट में रखते हैं। डेवलपमेंट में हम जो हमारा नेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्लांट डेवलपमेंट और एनिमल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अब जो प्लांट डेवलपमेंट है और एनिमल डेवलपमेंट है, दोनों के अंदर ही जो की स्टेप्स है डेवलपमेंट के, हमें 4 की स्टेप के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की, कमिटमेंट की, डिफ्रेंसिएशन की एंड मॉर्फोजेनेसिस की। और ये जो सीरीज़ दी गई है की स्टेप की, यही एनिमल की जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है उसमें ये सीरीज़ ऐसे ही फॉलो की जाती है कि ग्रोथ होती है, सेल को कमिटमेंट करना पड़ता है, देन सेल डिफ्रेंशिएट होती है एंड देन सेल मॉर्फोजेनेसिस शो करती है। ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है वो डेवलप होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम एनिमल डेवलपमेंट से शुरुआत करते हैं। एनिमल डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि जो जाइगोट है, जैसे ओवम है, ओवम से स्पर्म ने फ्यूज़ किया तो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। जाइगोट फिर क्लीवेज शो करेगा, सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न चलेंगे। 2 सेल का जो 2 ब्लास्टोमियर है, एक जाइगोट के अंदर क्लीवेज हुआ, माइटोसिस हुई, 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, इस तरीके से 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से जो सेल हैं वो बनेंगी। और फिर बनता है मोरूला। लूज़ स्ट्रक्चर बनता है मोरूला, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। देन जो ये सेल का डिवाइडेशन है 2 सेल से, ऐसे नंबर जो बढ़े हैं सेल के, वो ग्रोथ पीरियड के अंडर आएगा। देन क्या होगा कि जो ब्लास्टुला है, मोरूला से किसकी फॉर्मेशन होती है? ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टुला के अंदर एक ब्लास्टोसिल कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। और इस स्टेप पे आके होता है कमिटमेंट, कि अब तक जो भी चल रहा था वो ग्रोथ चल रही थी और ब्लास्टुला की स्टेज पे आके कमिटमेंट होगा। जो सेल्स हैं ब्लास्टुला की, वो 3 तरीके की सेल में डिफ्रेंशिएट होंगी, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। अब जो ये डिफ्रेंशिएशन है, फर्दर डिफ्रेंशिएशन से स्टेप आएगा मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में क्या होगा कि जो डिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये अपने अपने टाइप की सेल्स बनाएंगी और लार्वा की फॉर्म करती हैं। देन लार्वा के अंदर मॉर्फोजेनेसिस होके क्या होगा कि वो स्टारफिश या अडल्ट में कन्वर्ट होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म का लार्वा है वो उसमें कन्वर्ट होगा और फाइनली वो अपनी लाइफ को पूरी इंजॉय करके उसकी नेचुरल डेथ होगी। ये जो जाइगोट से लेके डेथ तक की जो कंप्लीट सीरीज़ है, इसके अंदर हमने चारों स्टेप देखे हैं। ग्रोथ भी आई है, कमिटमेंट भी आया है, डिफ्रेंशिएशन भी आया है, मॉर्फोजेनेसिस भी आई है। तो ये जो चारों की स्टेप है ये डेवलपमेंट के ही की स्टेप है। अब जैसे हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ इन एनिमल एंड ग्रोथ इन प्लांट्स, तो एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। ग्रोथ क्या होती है कि ग्रोथ दोनों चीज़ों की होती है। कोई सेल का अगर साइज़ भी बढ़ रहा है तो भी वो ग्रोथ है, या फिर उसका मास भी बढ़ रहा है तो भी वो ग्रोथ है। ग्रोथ के अंदर दोनों स्टेप आते हैं, सेल डिवीज़न भी आता है और सेल इलोंगेशन भी आता है। दोनों स्टेप आते हैं, सेल डिवीज़न एज वेल एज सेल इलोंगेशन। जो एक सेल है उसके अंदर माइटोसिस होगी, वो सेल डिवाइड करेगी, वो 2 सेल में डिवाइड हुई, फिर उसके अंदर
सेल इलोंगेशन होगा कि अब वो अपनी पूरी जो पूरी ग्रोथ है, पूरे जो साइज़ है उसे गेन करेगी। जो सेल है उसका एनलार्जमेंट होगा, वो बड़ी होगी, उसको हम बोलते हैं सेल इलोंगेशन। और जब एक सेल से 2 सेल बनती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न। ये दोनों ही सेल डिवीज़न और सेल इलोंगेशन दोनों ही किसके अंडर आते हैं? ये दोनों ही ग्रोथ के अंडर आते हैं। एनिमल्स के केस में अगर हम बात करें तो जो एनिमल में हम बात करते हैं अर्ली डेवलपमेंट की। अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो अर्ली क्लीवेज होता है, अर्ली जो माइटोसिस होता है वो रैपिड होता है, वो बहुत फास्ट होता है। रैपिड रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न होगा। रैपिड मतलब फास्ट रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न होगा, फास्ट सेल डिवीज़न होगा। यहाँ पर जो गैप फेज G1 और G2 फेज, जो गैप फेज हैं वो एब्सेंट है। इसका रीज़न हम अभी आगे देखेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। एक एक चीज़ का जितना भी रीज़न पॉसिबल हो पाएगा उतना रीज़न मैं देने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पर क्यों ये गैप फेज एब्सेंट है। जनरली हम क्या देखते हैं कि G1S G2M ये 4 मेन फेज होते हैं सेल साइकिल के। तो इनके अंदर जो G1 और G2 फेज़ है वो एब्सेंट है, तो बचा कौन सा? सिर्फ S और M फेज़ बचे। तो यहाँ पर जो सेल साइकिल है उसके अंदर S और M फेज़ ही चलते हैं। तो ये 2 स्टेप बिल्कुल गायब हो गए, सिर्फ ये 2 फेज़ चल रहे हैं। तो जो सेल साइकिल है उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा? शॉर्ट होगा। जनरली एनिमल के अंदर ह्यूमन के अंदर 24 आवर की सेल साइकिल चलती है, लेकिन जब G1 और G2 फेज़ गायब हो गए तो S और M फेज़ बचे हैं, तो इनकी वजह से शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी इनकी और रैपिड ग्रोथ होती है। रैपिड ग्रोथ में सिर्फ यहाँ पर ना सेल फटाफट डिवाइड करती है, एक सेल है वो फटाफट डिवाइड करेगी। इसके अंदर जो डिवाइड सेल डिवीज़न वाली ग्रोथ होगी, सेल इलोंगेशन वाली ग्रोथ अभी नहीं होगी। यहाँ पर जो योक है वो सपोर्ट करता है अर्ली डेवलपमेंट को। यहाँ पर देखिए जो लार्ज साइज़ के एनिमल एग है, जैसे बर्ड्स है, रेप्टाइल है, उसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर योक प्रेजेंट होता है नरिशमेंट के लिए। यहाँ पर सेल इलोंगेशन एब्सेंट है। जो सेल साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि एक सेल से बार बार सेल डिवीज़न हो रहा है, उसे टाइम नहीं मिल रहा कि वो अपने साइज़ को रीगेन कर सके। हर एक सेल डिवीज़न के अंदर क्या होता है कि सेल साइज़ डिक्रीज़ होता है। जाइगोट है, जाइगोट से 2 सेल बनी, 4 सेल बनी, फिर उससे और नंबर ऑफ सेल बनी, तो धीरे धीरे जो सेल साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो रहा है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो न्यूक्लियस का कंटेंट ज़्यादा है तो ये रेशियो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। जो रैपिड सेल डिवीज़न है एनिमल्स के अंदर वो मिड ब्लास्टूला स्टेज तक ही होता है। मिड ब्लास्टूला स्टेज की हम 3 स्टेज पढ़ते हैं, अर्ली ब्लास्टूला या फिर किसी भी डेवलपमेंट की अर्ली, मिड एंड लेट। जैसे अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, वैसे ही मिड अर्ली ब्लास्टूला, मिड ब्लास्टूला, लेट ब्लास्टूला। तो जो ये मिड ब्लास्टूला स्टेज है यहाँ तक ये रैपिड डिवीज़न हो पाता है। मिड ब्लास्टूलर स्टेज तक क्या होगा? रैपिड सेल साइकिल चलेगी। G1 G2 फेज़ एब्सेंट हो गए, सेल इलोंगेशन एब्सेंट होगा, सेल साइज़ डिक्रीज़ होगा और जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो इंक्रीज़ होगा। देखिए जो एक सेल है वो जब 2 सेल में कन्वर्ट होगी तो उसका साइटोप्लाज्म तो उतना ही है, लेकिन जो जेनेटिक कंटेंट है, DNA है, वो बढ़ रहा है। ऐसे ये 4 सेल में डिवाइड हुई, छोटे साइज़ की सेल बनी है, तो साइटोप्लाज्म उतना ही है, लेकिन जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो बढ़ रहा है। इसलिए वजह से जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज़ होगा। अब मिड ब्लास्टूला स्टेज तक आते आते क्या होगा कि जो योक है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, योक ख़त्म हो जाएगा। योग खत्म होने के बाद क्या होगा कि जो जाइगोटिक जीन है उनका एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। जब जाइगोटिक जीन, जो जाइगोट के जीन है वो एक्सप्रेस होने लगेंगे, अभी तक जाइगोट के जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, मतलब जाइगोट के जीन अपना फंक्शन नहीं कर रहे थे। जो मैटरनल जीन थे, जो मैटरनल कंटेंट था वही जो एग के अंदर प्रेजेंट था योग की फॉर्म में, वही नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा था। लेकिन मिड ब्लास्टूला स्टेज तक आते आते क्या होगा कि जाइगोटिक जीन है
ये अपना एक्सप्रेशन शो करने लगेंगे, क्योंकि अब सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाला जो योक मटेरियल है वो ख़त्म हो चुका है। गैप फेज़ अराइज होंगे, मतलब कि जो हमने G2 और G1 फेज़ की बात की थी वो अब आने लगेंगे। सेल साइकिल नॉर्मल हो जाएगी G1S G2M फेज़ की। सेल इलोंगेशन होने लगेगा, जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है वो नॉर्मल होगा। अब ऐसा क्यों कि मिड ब्लास्टुला स्टेज तक तो क्या हुआ कि G1 G2 नहीं थे। वो इसलिए नहीं थे क्योंकि जो G1 G2 में काम आने वाले जो भी प्रोटीन है या फिर इस फेज में जो भी कंटेंट सिंथेसाइज होता है, वो कंटेंट ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ योक पहले से ही जाइगोट के अंदर प्रेजेंट है, और जब तक ये ख़त्म होता है, जब तक इसे जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और G1 G2 के बिना भी सेल साइकिल आराम से चल सकती है। इस वजह से इस स्टेज पे हमें जल्दी जल्दी सेल डिवीज़न करवाना है कि जनरली 3 महीने के अंदर पूरा एम्ब्रियो कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है। वो इस वजह से हो पाती है कि जो सेल्स हैं वो स्टार्टिंग में काफ़ी रैपिडली डिवाइड करती हैं। अगर हम ये लेके चले कि एक सेल नॉर्मल 24 आवर के अंदर डिवाइड करेगी, तो कभी भी पूरा जो डेवलपमेंट है वो 2 या 3 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता, और बहुत लंबा टाइम लग जाता बेबी को डेवलप होने के लिए। इसीलिए ये जो सेल साइकिल है इसे फास्ट किया गया, ताकि जो बेबी का डेवलपमेंट है वो जल्दी हो सके, क्योंकि सेल फटाफट डिवाइड करेंगी, बाद में उनका सेल इलोंगेशन आराम से हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर ऑफ सेल तो आए हमारे पास काम करने के लिए। देन हम बात करते हैं प्लांट डेवलपमेंट की। प्लांट डेवलपमेंट के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो स्टेज है वो हमें याद होनी चाहिए: ओक्टेंट, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेड स्टेज एंड टॉर्पिडो। OGHT, ये याद रखें, OGHT: ओक्टेंट, ग्लोबुलर, हार्ट स्टेज एंड टॉर्पिडो। इनकी आप ऐसे दिमाग में अपनी थोड़ी इमेज भी बना सकते हैं। यहाँ क्या होगा कि जो जाइगोट है वो पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, तो एक एपिकल सेल बनेगी, एक बेसल सेल बनेगी। एपिकल का सेल का साइज़ छोटा होता है, बेसल सेल का साइज़ बड़ा होता है, तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीज़न होगा। देन जो एपिकल सेल है वो फर्दर डिवाइड करेगी, और वो एम्ब्रियो प्रॉपर की फॉर्मेशन करती है। बेसल सेल है वो सस्पेंसर रीजन बनाती है। फर्दर इसमें डिवाइडेशन होगा, तो यहाँ तक चलती है ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ होने के बाद जब ये ग्लोबुलर स्टेज में आएगी, तो वहाँ पर अब सेल कमिटमेंट कर देंगे कि अब वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट होंगे, कि यहाँ पर जो जीन्स हैं, पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, कि अब वो अपने जो डिसीज़न ले चुकी हैं कि हमें इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल में कन्वर्ट होना है, वो उससे पीछे नहीं जा सकती, कि एक बार इन्होंने कमिटमेंट कर दी तो ये किसी की भी नहीं सुनती। ग्लोबुलर स्टेज के बाद आता है हार्ट स्टेज। तो इसके अंदर होता है डिफ्रेंशिएशन, कि अब सेल से अपने फंक्शन को गेन करने लगेंगी, कि उन्हें अपना फंक्शन दे दिया जाएगा कि तुम्हें कौन सी टाइप की सेल बनानी है। देन हार्ट स्टेज के बाद आता है मोर्फोजेनेसिस करके टॉर्पिडो स्टेज, कि इसमें हार्ट स्टेज के बाद होती है सेल्स के अंदर मोर्फोजेनेसिस, और वो अपने पर्टिकुलर जो काइंड ऑफ सेल की शेप उन्हें लेनी है वो सारा यहाँ पर डिसाइड होगा, और फिर इससे बनता है एम्ब्रियो, या हम बोल दे सीड। इसकी होता है जर्मिनेशन, अडल्ट प्लांट बनता है, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करके उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो यहाँ ग्रोथ होती है स्लो। आप खुद से देखिए कि जो प्लांट की डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो चलती है। ये सीड बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और सीड से फिर धीरे धीरे प्लांट ग्रो करता है। स्लो, तो यहाँ पर कैसी ग्रोथ होगी? स्लोअर ग्रोथ होगी, नॉर्मल सेल साइकिल चलेगी। G1S G2M सारे के सारे यहाँ पर फेज प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग से ही जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन होगा, नॉर्मल सेल साइकिल चलेगी। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो स्टार्टिंग से ही दोनों फेज को साथ में लेके चलती है। सेल डिवीज़न भी होगा और सेल इलोंगेशन भी होगा। जैसे सेल ने डिवाइड किया, डिवीज़न किया, साथ साथ में वो इलोंगेट हो रही है, फिर उसमें डिवीज़न हो रहा है, साथ साथ में वो इलोंगेट भी हो रही है। मोर्फोजेनेसिस क्या होती है? मोर्फोजेनेसिस यहाँ होगी कि ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीज़न एंड सेल इलोंगेशन प्ले मेजर रोल इन और मोर्फोजेनेसिस, कि जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके की जो सेल डिवीज़न और सेल इलोंगेशन है उसकी वजह से यहाँ मोर्फोजेनेसिस होगी। ये वाला पॉइंट हम आगे भी पढ़ेंगे।
ग्रोथ की बात करें कि ग्रोथ दो फेज को इंक्लूड करती है, सेल डिवीजन एज वेल एज सेल इलोंगेशन। ग्रोथ है वो आइसोमेट्रिक टाइप की हो सकती है, एलोमेट्रिक टाइप की हो सकती है, डिटर्मिनेंट ग्रोथ हो सकती है और फर्दर इनडिटर्मिनेंट टाइप ऑफ ग्रोथ हो सकती है। ये चार तरीके की, चार टाइप की है कि आइसोमेट्रिक एंड एलोमेट्रिक क्या है। आइसो मीनी सेम, कि जो सारी सेल्स हैं वो इक्वली ग्रो करेंगी, सारी सेल्स है वो इक्वल साइज़ की होंगी। ये सिंक्रोनाइज ग्रोथ होती है कि एक सेल से जब दो सेल बनी, दो से चार बनी, तो इसे हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं कि सारी जो सेल्स हैं वो एक शेप की होंगी, एक साइज़ की होंगी और वो इक्वल रेट से ग्रो करेंगी। ऐसा हमें देखने को मिलता है अर्ली एनिमल डेवलपमेंट के अंदर। और जो मास डबल होता है यहाँ पर वो 1.2 फोल्ड ऑफ एक्सपेंशन इन लेंथ, जैसे कि एक सेल से दो सेल बनी तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 ग्राम इसका मास था, तो अब यहाँ पर कितना होगा कि यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हुई, पहले 1 सेंटीमीटर लेंथ थी तो 1 × 1.26। देन 2 से 4 सेंटीमीटर की अगर कोई लेंथ सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, तो वहाँ पर जितना भी इसका मास गेन हुआ है उसमें जैसे 2 × प्रीवियस वाले को हम लेंगे 2 × 1.26, इसकी इतनी लेंथ बढ़ेगी। ये इसका मास है, यहाँ पर मास है। और मास के लिए अगर हमें देखना है कि भाई कितनी जो लेंथ है वो होगी, तो डबल के लिए जब मास डबल होता है तो उसे हम क्या करते हैं 1 × 1.26 से मल्टीप्लाई, जब 4 टाइम्स होता है तो 2 × 1.26 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम पता कर सके कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी बड़ी है। एलोमेट्रिक ग्रोथ इसके अपोजिट होगी, ये सिंक्रोनाइज्ड होती है, ये सिंक्रोनाइज्ड होगी। अनइक्वल सेल साइज फॉर्मेशन होगा, सेल का साइज है वो डिफरेंट होगा। जाइगोट है वो, जाइगोट दो में जैसे हमने जो प्लांट डेवलपमेंट है वो बात की थी कि स्टार्टिंग से ही एपिकल सेल और बेसल सेल अलग अलग साइज़ की बनती है। ऐसे ही सी अर्चिन के अंदर हमने क्या देखा कि जो अर्ली डेवलपमेंट में सेल है 3 तरीके की बनेगी, सबसे बड़ी मैक्रोमियर, उससे छोटी मीजोमियर, उस सबसे छोटी माइक्रोमियर। 3 डिफरेंट साइज ऑफ सेल यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जो एलोमेट्रिक ग्रोथ है उसका फंक्शन क्या होता है कि ये डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। एलोमेट्रिक ग्रोथ की वजह से ही अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के स्ट्रक्चर बन पाते हैं। देन डिटर्मिनेंट ग्रोथ की बात करें तो ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ है कि डिटर्मिनेंट ग्रोथ कुछ टाइम पीरियड तक ही हो सकती है। यहाँ पर कुछ सेल हैं जो डिवाइड करती हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद वो सेल डिवाइड करना रुक जाती हैं। जैसा कि हमें एनिमल के अंदर, वर्टिब्रेट के अंदर देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन की हाइट है या फिर किसी भी दूसरे एनिमल की जो हाइट है वो पर्टिकुलर हाइट तक ही ग्रो करता है, उसके बाद उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होती। एक स्टेज पे आने के बाद यहाँ पर जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये थ्रू आउट लाइफ चलेगी। ये इनडिटर्मिनेंट है, मतलब ये डिटरमाइंड है ही नहीं, ये पूरी लाइफ तक ग्रोथ चलती रहेगी। जैसा हम किसके अंदर देखते हैं, प्लांट के अंदर देखते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्लांट का साइज़ भी इंक्रीज होता जाता है। या ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल जो कि प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू, ये भी एक इंडिटर्मिनेंट ग्रोथ का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि एम्फीबिया के लिम्स, उनके लेंस, लिजार्ड की टेल, हाइड्रा, जेब्रा फिश, मैमेलियन लीवर जो कि कंपनसेटरी तरीके का एक रीजनरेशन है, ये भी इंडिटर्मिनेंट ग्रोथ के ही एग्जाम्पल हैं। देन हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट कमिटमेंट, डिफ्रेंसिएशन एंड मोर्फोजेनेसिस, और उसके बाद इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कमिटमेंट क्या होता है कि सेल का जो फेट है, जो उसका भविष्य होने वाला है वो डिसाइड करना। सेल फेट यहाँ पर फिक्स होता है, जो सेल लीनिएज है वो डिटरमाइन की जाती है कि अब यहाँ पर ये जो सेल है वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल में ही कन्वर्ट होगी, और ये जो सेल्स हैं वो रिवर्सिबली कमिटमेंट करती हैं एक पर्टिकुलर फेट के लिए। कि जैसे जो एपिकल सेल है वो अब आगे चल के एम्ब्रियो प्रॉपर ही बनाएगी, वो सस्पेंसर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यहाँ पर जो जाइगोट है वो पहले तो सेल उसमें
ग्रोथ होगी, अनडिफरेंशिएटेड सेल बनेंगी। लेकिन जब कमिटमेंट वाला स्टेप आएगा तो ये सेल एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म फेट में अपने आप को कमिट कर लेती हैं कि अब जो सेल्स हैं उन्होंने अपना फेट डिसाइड कर लिया है कि मैं एक्टोडर्म ही रहूँगी, मैं एक्टोडर्म के अलावा किसी और में कन्वर्ट नहीं होने वाली हूँ। देन डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है कि अलग अलग जो जीन्स हैं, यहाँ पर जैसे एक्टोडर्म सेल है, मेसोडर्म सेल है, एंडोडर्म सेल है, अब इन्होंने कमिटमेंट तो कर लिया लेकिन ये फर्दर डिफरेंशिएट कैसे होंगी, एक्टोडर्म कैसे बनाएंगी, एक्टोडर्म से बनने वाले जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाएंगी, वो अब होगा जीन की वजह से। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि देखो हमारी हर एक सेल है उसके अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो सेम है, लेकिन हार्ट सेल अलग दिखती हैं, किडनी की अलग है, स्किन की अलग है। ऐसे ही जो पर्टिकुलर सेल्स है जिसे अपना एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देना है तो उसके अंदर उसी तरीके के जीन एक्सप्रेस होंगे। हमारी हर एक बॉडी सेल है उसमें सेम जेनेटिक कंपोजिशन है, लेकिन हर सेल अलग अलग तरीके के जीन को एक्सप्रेशन करती है। जो लीवर सेल है, किडनी सेल है, हार्ट सेल है, इन तीनों के अंदर अलग अलग काइंड ऑफ जीन का एक्सप्रेशन होता है। इस वजह से इनका जो डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग सेल में हो पाया है। ऑन द बेसिस ऑफ कमिटमेंट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस इन सेल, कि कमिटमेंट के बेसिस पे, जैसे मैंने कमिटमेंट किया एक्टोडर्म बनने का तो मेरे अंदर एक्टोडर्म के जीन ही एक्सप्रेस होंगे। मेरी कुछ सेल ने कमिटमेंट किया मेसोडर्म बनने का तो उन कमिटेड सेल के अंदर मेसोडर्म रिलेटेड जीन ही एक्सप्रेस होंगे। इन रेगुलेटेड मैनर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है वो रेगुलेटेड मैनर में होता है। जो सेल्स हैं वो अटेन करती हैं एक स्पेसिफिक सर्टेन स्ट्रक्चर को और स्पेशलाइज्ड रोल को प्ले करेंगी, जिसे हम बोलते हैं कि अब वो डिफरेंशिएट हो गई हैं, कि अब उन्होंने अपना फंक्शन जान लिया है। मॉर्फोजेनेसिस की अगर हम बात करें, मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? क्रिएशन ऑफ फॉर्म्स, की 3D ऑर्गेनाइजेशन, की 3D स्ट्रक्चर को गेन करना। शेपिंग ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी एंड ऑर्गन, की ऑर्गन की शेप लेना, मल्टी सेलुलर बॉडी की शेप लेना, ये आती है मॉर्फोजेनेसिस में, मतलब कि मॉर्फोलॉजी डिसाइड करना। यहाँ पर जो मॉर्फोजेंस हैं वो अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। ये वाले टॉपिक हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इनका यहाँ पर इंट्रोडक्शन टाइप का हम ले रहे हैं। मॉर्फोजेनेसिस इज रिजल्ट फ्रॉम पैटर्न फॉर्मेशन, की पैटर्न फॉर्मेशन की वजह से मॉर्फोजेनेसिस होगा, ये भी हम देखेंगे। एनिमल सेल के अंदर जो सेल की मूवमेंट है वो मेजर रोल प्ले करेगी मॉर्फोजेनेसिस में, लेकिन प्लांट के अंदर सेल की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेल वॉल है हमारे अंदर, एनिमल के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग। यहाँ पर जो सेल वॉल है वो सेल वॉल काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर है और ये रिजिड होने की वजह से जो फ्री मूवमेंट है सेल की वो नहीं हो पाती। जैसे हमारे अंदर तो इनग्रेशन है, इनवोल्यूशन है, इनोग्रेशन है, वो सारे ये सारे स्टेप हो जाते हैं, सेल अंदर की ओर मूव कर जाती हैं क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है। तो जो सेल की मूवमेंट है वो मॉर्फोजेनेसिस में मेजर रोल प्ले करते हैं इन एनिमल, लेकिन रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर सेल मूवमेंट नहीं हो पाती इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो यहाँ पर कैसे जो मल्टी सेलुलर बॉडी की शेप है वो कैसे आएगी, मॉर्फोजेनेसिस कैसे होगी, कि जो सेल डिवाइड होंगी और जो सेल इलोंगेट होंगी वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगी, जिसकी वजह से जो मल्टी सेलुलर बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो बन पाएगी। तो ये है इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, और जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो हम जल्दी ही लेके आएंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो कीप वॉचिंग।